निकालने जा रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि ये ड्यू डिलिजेंस का बेसिक अप्रोच क्या लेना है, एटीट्यूड क्या रखना है और कैसे इसको फाइल करना चाहिए। तो ये एक चर्चा है और उस चर्चा में मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि ये सही से तभी भर पाओगे जब आप जान जाओगे आप कौन हो, बिकॉज़ लॉट लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल कन्फ्यूज्ड। मैं एग्जीक्यूशन प्लेटफ़ॉर्म वाला हूँ, मैं म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं एडवाइज़र हूँ, वगैरह, वगैरह, वगैरह। सो लेट्स सी ऑल द लॉजिकल फैक्ट्स विथ जस्टिफाइड प्रूफ्स। तो हमको पता चलेगा कि हम जो करने जा रहे हैं वो किस दिशा में सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो मैं हूँ कौन, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये एलिमेंट सबको समझना। ऑलमोस्ट आप सभी के पास डीडीक्यू आया है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आई हैव डन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इन पास्ट। सो एक्सपीरियंस है आपको, आपको पता है कि मार्केट क्या है। तो आपको ये स्ट्रक्चर भी साफ साफ दिख रहा होगा कि हम लोग इकलौते ऐसी जाति हैं इस वित्तीय बाजार में जो बेसिकली सेबी से गवर्न नहीं है डायरेक्टली, और हमारा जो गुरु है, हमारे जो गार्जियन है, वो मैन्युफैक्चरर्स है। सो व्हाटएवर वी डू एंड व्हाटएवर वी आर सपोज टू डू, वो इनकी बदौलत ही करते हैं, और इन लोगों के ग्रुप का एसोसिएशन का नाम है एमफी। सो अल्टीमेटली एमफी हमें गवर्न करता है अपने बहुत सारे सिस्टम से, लॉ से, प्रोसेसेस से, सर्कुलर से, जो कि ड्रिवन फ्रॉम सेबी है ऑफ कोर्स, बट सेबी डायरेक्टली नहीं है। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सेबी होते और आप सेबी की जगह होते तो आप क्या करते? आप एएमसीज़ को कहते यार इन लोगों को किसी भी तरह मेरे अंडर ले आओ यार। क्योंकि अगर ये लोग कुछ पाप करेंगे, कुछ गड़बड़-झाला करेंगे, तो मैं तो कुछ जान ही नहीं पाऊँगा इन लोग के बारे में। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, क्या नहीं है। तो क्यों तुम इनको अलग से रजिस्टर भी था। तो उसने अपनी इस डर को पूरा करने के लिए 2011 में एक रेगुलेटरी सर्कुलर इश्यू किया कि भाई साहब, और ये सर्कुलर इसने इश्यू किसको किया? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को, और उनको कहा कि देखो भाई, तुम एक यूनिफाइड ड्यू डिलिजेंस बनाओ अपने ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो तुम्हारे अंदर हैं, ताकि मैं कंफर्म्ड रहूं कि ये लोग कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर रहे हैं, उटपटांग काम नहीं कर रहे हैं। तो बात वहां पे 2011 से जब शुरू हुई, एक सर्कुलर के अधीन उसके तहत एमफी ने एक फॉर्मुलाइज किया कि हम अपने एमएफडी भाइयों को कुछ ऐसी बातें पूछेंगे और उस पूछने के दौरान ही उनको सिखाएंगे कि आप लोग काम ऐसे किया करो ताकि आप लोगों के बिजनेस को कोई झटका ना लगे, आपके बिजनेस के कारण किसी और को झटका ना लगे। सो दोनों वे है, मतलब आपके बिजनेस को कोई आके ना तोड़ दे और आप किसी के बेचारे वेल्थ वेल्थ डिस्ट्रक्ट करके उसको ना तोड़ दो। तो ये दोनों सुविधाओं के लिए यहाँ शुरू हुआ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये यूनिफाइड ड्यू डिलिजेंस का प्रोग्राम। एमफी को एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिफाइड ड्यू डिलिजेंस करने का जो मैंडेट मिला, उसके लिए उसने एक्सटर्नल प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखने का उसके पास ऑर्डर आया कि आप नहीं करोगे वरना वो तो बायस्ड हो जाएगा। आप बाहर से कोई इंडिपेंडेंट सीएस को और फर्म को हायर करोगे, वो लोग जाएंगे और जा के देखेंगे। इन सब कार्य में म्यूचुअल फंड कंपनियां मदद करेंगी आपको। हुआ हमारा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर्स का इंटरनल सिस्टम का चेकिंग, उसके कंट्रोल्स और उसका पूरा मार्केटिंग मॉडल। तो यही है दोस्तों, अभी जो हम अगले हाफ एन आवर में देखने जा रहे हैं। हम आपके सामने कुछ मॉडल्स खोलेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि उन सवालों में आप कहाँ पे हो और कैसे इसको भरा जाए। ठीक है। दूसरी बात, डीडीक्यू जरूरी है, चाहे ये आपके पास चिट्ठी से आई है चाहे ना आई है। आपको डीडीक्यू तो करना ही है। डीडी से आपके बिजनेस को कोई एक्सटर्नल थ्रेट ना हो। इस दीवार को हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस, ताकि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से बचा के दूर ले जा पाओ। तो जो आज चर्चा होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए हम लोगों के बीच में कि भाई साहब, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे हैं कि हमारी रुक जाए, हमारा कहानी रुक जाए बिजनेस का, ट्रेल का। सो डीडीक्यू सबके लिए जरूरी है। आप ये सोच के आगे बढ़िए, आप ये मत सोचिए मेरे को आ गया है। और डीडीक्यू कोई एग्जामिनेशन नहीं है ना, इन दो बातों के साथ चलते। उनका क्या एग्जाम लेंगे वो, हमारा भैया धंधा हमारा है। तो ये मत सोचो कि ऑडिटर आ रहा है कोई बहुत बड़ा चीज है। ऑडिटर आने का मतलब सिर्फ ये है, वो आपके क्वेश्चनर को देखने आ रहा है कि आपका जवाब क्या है और आप करते क्या है। तो आप मुझसे बोलोगे अविनेश जी मुझे सही जवाब बता दीजिए,
ऐसा नहीं होता। सही जवाब क्या होगा? डीडीक्यू में आपको जो जवाब देना है दो ना। आप बस ये देख लो कि उस जवाब से क्या आप खुद सैटिस्फाइड हो। अगर नहीं सैटिस्फाइड हो तो अपने उस प्रोसेस को चेंज करो। तो ज्यादातर डीडीक्यू का फायदा ये होता है, जब आप पहली बार डीडीक्यू भरते हो ना, तो बहुत सारे आपको खुद के लिए सवाल खड़े हो जाते हैं और आप जानने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर मैं गलती क्या कर रहा हूं। और वही है आई ओपनर डीडीक्यू। सवाल होता है आप में से कि हम लोग ईओपी हैं। ईओपी जानते हैं आप लोग? ईओपी का मतलब होता है एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स। और दूसरे लोग कौन होते हैं? एडवाइजर्स। तो लोग बड़ा घबरा के कंफ्यूज हो रहे हैं, तो पहले तो मैं वो क्लैरिटी दे दूं और दिखा दूं लॉजिकली कि क्या क्लैरिटी है। देखिए, एज ए एमएफडी आप दोनों चीज कर सकते हो। आप एग्जीक्यूशन ओनली भी बन सकते हो और एडवाइजर भी। मगर एग्जीक्यूशन ओनली बहुत लोग ना आंख बंद करके टिक मार देते हैं, कहते हैं मैं तो एडवाइजर लिखूंगा तो मुझे जेल ही हो जाएगा मेरा तो काम नहीं एडवाइजरी, मैं एग्जीक्यूशन लिख दूंगा। तो भाई साहब जरा ध्यान दीजिए, आप एग्जीक्यूशन के नहीं है। एग्जीक्यूशन ओनली वो होता है जो डायरेक्ट प्लान बेचता है सिर्फ, और सिर्फ ऑर्डर पे कॉल करता है। वो क्लाइंट से कोई रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं करता, क्लाइंट का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं जानता ना पूछता है, उसे रिस्क सुटेबिलिटी मतलब नहीं है। ये सब लोग ईओपी होते हैं। वो कहते हैं जो लगाना है लगा यार, मरना है मरो, उठना है उठो। लेकिन हम लोग वो ईओपी है। तो जरा देखते हैं इस छोटे से सर्कुलर को। ये देखिए, ये सर्कुलर आया था सेबी का, एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन। आप जरा इसका बैकएंड देखते हैं। तो ये सर्कुलर छपा था 13 जून 2023 में, जिसमें उन्होंने एग्जीक्यूशन ओनली टिक करने वाले, पहले तो केवल सेबी के लोग ही करते थे, लेकिन इन्होंने जरा यहां देखिए क्या लिखा है। द एंटिटी शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी या तो हम जैसे पहले से रजिस्टर्ड एमएफडी हैं, और जो आरआईए थे उनको भी कहा गया कि अगर आप ईओपी हो तो रहो, मगर भाई एमफी से रजिस्टर हो जाओ, ताकि आप जो भी ईओपीज कर रहे हो और उसके प्रोसेसेस क्या हैं, कितना फीस लोगे, कितना ये करोगे। मगर सबसे अहम बात क्या है कि आप भाई साहब सिर्फ एक ही काम करेंगे कि डायरेक्ट प्लान ही बेचेंगे ईओपी में, रेगुलर प्लान नहीं बेच सकते। मगर जाना आपको एमफी में पड़ेगा। तो चलिए, इस सब कहानी के साथ इतना क्लैरिटी हो गया, बाकी आप लोग और इसको चेक करोगे तो समझ आएगा। आप एक्चुअली एमएफडी एज एन अंडर इंसिडेंटल एडवाइजरी हो। तो आप ये मत सोचो कि राय देना मेरा काम नहीं है, बट राय दो तरह की होती है। एक, आप किसी को टिप्स गिरा रहे हो कि मुझे लग रहा है कि ये फलाना स्मॉल कैप 10 रुपए से भाग जाएगा, गुड टाइम टू बाई। दिस इज कॉल्ड एडवाइस, सजेशन, टिप्स। बट अगर कोई आदमी को आप ये कह रहे हो कि सर आपके रिस्क के हिसाब से 25% तो आपको लेना ही चाहिए इक्विटी में, और उस 25 में मेरे हिसाब से आपका 10 साल टेन्योर है, तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन 12 वाले कुछ फंड्स आपको निकाल के देता हूं। ये देखो, इसमें से आपको ये 4 सूट करते हैं, दे दूं क्या? बोलेगा चल भाई दे दे। दैट इज द वे यू टॉक एंड डिस्कस, एंड दैट्स नॉट कॉल्ड एडवाइजरी, दैट्स कॉल्ड सुटेबिलिटी। तो सुटेबिलिटी हमारा जॉब है। हम अगर बिना सुटेबिलिटी के काम करेंगे तो एग्जीक्यूशन ओनली बन जाएंगे, और अगर हम सुटेबिलिटी मैच करा के प्रोडक्ट देंगे तो हम एमएफडी विथ एडवाइजरी कंट्रोल बन जाएंगे। सो चलिए, अभी हम वो सब देखते हैं। मेरा नाम अभिनेश है और मैं एक एमएफडी कोच भी हूं प्रोफेशनली। मैं बहुत जगह एक डायरेक्टली एमएफडी इंटरेस्ट भी रखता हूं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी, और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ एज ए वर्चुअल सीओ भी काम करता हूं, on profit sharing, on commission basis, on XYZ. So that is my profession and that is my pattern. 93 से मैं इस पेशे में हूँ, म्यूचुअल फंड के साथ काम करता था। 2004 से मैं अपने खुद के प्रोफेशन से हूँ। यूट्यूब पे मेरे सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आप अगर यूट्यूब चैनल देखेंगे, मैंने हैंडआउट में अपना चैनल का लिंक डाल दिया है। Finsis_software सर्च करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे हमारे इस चैनल पे। Let's get started with my process today, an objective that is called understanding. अभी तो आपको समझ आ गया कि ड्यू डिलिजेंस आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए है। सेबी और एमफी चाहती है कि आप फंसो नहीं किसी कांड में, भैया बचो। तो आपको वो पहले पता तो होना चाहिए कि मेरे ऊपर खतरा किस किस का मंडरा रहा है।
तो जरा समझो कि ये 4 लोगों से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ खतरा है। ऐसा नहीं है कि सारे खतरे गंदे ही हैं, बट लॉजिकली अभी हम समझेंगे और देखेंगे कि अगर हम चारों से इन खतरों से बचना है, तो मुझे तो सही से अच्छे से डीडीक्यू करना पड़ेगा भाई, क्योंकि डीडीक्यू का हर सवाल आपको इन खतरों से बचाने के लिए तैयार किया जा रहा है, और उसको चोरी करके नहीं लिखना है, उसको इंडिविजुअली बनाना है और इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, अरे मैंने तो ये किया नहीं, मैं कैसे करूं? तो झूठ मत लिखिए कि मैं ये कर रहा हूं और करता हूं, ज्यादा ज्यादा लिख दिए, वी वर डूइंग इट इन अ डिफरेंट पैटर्न, नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग दिस पैटर्न। तो अब करंट वाला पैटर्न लिखिए, अगर आपने वो पैटर्न अपना लिया है तो। अगर नहीं अपनाया है तो जो है भाई वही लिखिए। तो वहां मैं आपको हेल्प करता हूं कि पैटर्न अपनाने के लिए एफर्ट्स क्या क्या लगते हैं, उन एफर्ट्स में जो सिंप्लीफाइड एफर्ट्स हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए, कुछ एफर्ट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और हाई लेवल हैं, वो आप धीरे धीरे मैच्योर होइए। बट कुल मिला के चलिए अभी देखने जा रहे हैं इन चारों के खतरे। सबसे ज्यादा खतरा हमें क्लाइंट से है, क्योंकि जब 20 क्लाइंट आपका होता है तो दोस्त लोग होते हैं, 200 होता है तो उसमें एक दो खुरापात होता है, जब 2000 क्लाइंट हो जाएंगे ना तो समझ लीजिए 50 भी खुरापात पैदा हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। सो दैट इज वन रिस्क विच यू पोजेस एज यू ग्रो इन योर एयूएम। 100 करोड़ एक अच्छी रकम है, उस रकम में क्लाइंट अच्छे आ जाते हैं, जब क्लाइंट अच्छे आते हैं तो भाई उसमें से एक दो खुरापात पैदा हो सकता है। सो दैट इज द रीजन यू शुड अंडरस्टैंड लॉजिकली ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क विच एक्चुअली आपको हिट कर सकती है। तो चलिए, अगर हम क्लाइंट की बात करते हैं कि क्लाइंट आपको क्या क्या कर सकता है, तो पहले तो क्लाइंट म्यूचुअल फंड के धंधे में ना अभी अवेयर नहीं है, इसीलिए आपको जरा सा अभी खतरों का अंदाज नहीं है कि वो आपके खिलाफ क्या कर सकता है। अगर आप शेयर बाजार की याद करें, 95 96 97, मैं ऐसे ऐड देखा करता था अखबार में, जिसमें निकलता था, क्या आप अपने शेयर ब्रोकर से परेशान हैं, क्या आपके शेयर्स के साथ कुछ घपला हुआ है, क्या आपके सर्टिफिकेट नहीं ठीक से वो ट्रांसफर हो पा रहे, आप हमें संपर्क करें, हम दिलाएंगे आपको मुआवजा और ये वो। इंटरमीडियरीज पैदा हो गए थे जिनका ऐड ही आता था, क्या आप शेयर बाजार के ब्रोकर से पीड़ित हैं? तो भाई साहब वो जमाना था जिस समय बहुत सारे घपले होते थे, और ये घपलेबाजों को फंसाने के हिसाब से वकीलों ने ये कांड खेलना शुरू कर दिया। लोग इसको नेगेटिवली कब यूज करना शुरू कर देंगे, यू डोंट नो। So please understand and protect yourself very very seriously and minutely, कि साला कोई खुरापाती चीज आपको तंग ना कर पाए। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि क्लाइंट खुरापात कर क्या क्या सकता है। तो चलिए क्लाइंट की खुरापाती देखें, कि सबसे पहले प्रोडक्ट सूटेबिलिटी इशू पे खुरापात कर सकता है। और सूटेबिलिटी इशू पे खुरापात का मतलब है, अगर आपके यहाँ आने वाला हर क्लाइंट को आपने कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव, अगर इन कैटेगरीज में नहीं बांटा है, मैं नहीं कहता कि यही चार हो सकता है आपके यहाँ तीन ही कैटेगरी हो, और हो सकता है आप दो ही कैटेगरी हो, ये कोई सेबी ने नहीं कहा है आपको, ये मैं मोटा मोटी कह रहा हूं कि कंजर्वेटिव पर्सोना मतलब जो आदमी बहुत ज्यादा खतरे नहीं लेना चाहता। खतरा मतलब बैंक एफडी छोड़ के आपके यहाँ आ रहा है तो खतरा तो ले ही रहा है, तो ये मत सोचो कंजर्वेटिव मतलब लिक्विड प्लान वाले लोग। कंजर्वेटिव मतलब इस इक्विटी सेविंग में लगाएगा, उसको एम आई पी प्रोडक्ट हैं उसके लिए, डेट कंजर्वेटिव है, हाइब्रिड एक कंजर्वेटिव है, एक्स वाई जेड है। मॉडरेट वाला हाइब्रिड में लगाएगा, बैफ में लगाएगा। एग्रेसिव वाला बोलेगा मैं इक्विटी तो लगाऊंगा मगर भैया सेक्टोरल वगैरह से बचूंगा, स्मॉल कैप में नहीं जाऊंगा, और वही ये आए। जब आप किसी क्लाइंट को अपने यहाँ लेते हो तो ठप्पा लगाना जरूरी होता है उसके सर पे, और जब ठप्पा उसको तुम लगा रहे हो कि ये कस्टमर कंजर्वेटिव है, तो ये ठप्पा उसे बार बार दिखना चाहिए। अगर ये ठप्पा उसे बार बार नहीं दिखेगा तो वो बोलेगा तुमने तो ठप्पा लगाया, मुझे तो पता ही नहीं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक चीज दिखाता हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मान लो एग्जांपल, अगर ये आपके क्लाइंट, ये आपका क्लाइंट है, हाँ, इसने एक ऐप खोला, वो सुबह अपना पोर्टफोलियो देखने आया, और उसको अपने पोर्टफोलियो में से बैलेंस दिखता है, और वो अपने बैलेंस पे आके कुछ भी देखता है और अपनी पोर्टफोलियो को व्यू कर रहा है, तो यहाँ देखिए इसका प्रोफाइल आना चाहिए, और ये प्रोफाइल उसको हमेशा दिखते रहना चाहिए। तो ठप्पा ऐसा नहीं खाली घर में लगा लो, ठप्पा आपको उसका लगा के बताना भी है कि भाई साहब ये आप हो, ये आपका प्रोसेस नंबर वन। दूसरी बात, कोई भी स्टेटमेंट आपके यहां से जा रहा हो,
तो उसमें आपको ठप्पा लगाना है। अब अगर आप ठप्पा लगा के कंज़र्वेटिव में उसको बेच रखे हो से फ्लेक्सी कैप और या फिर इवन हायर मिड कैप, तो आपको वो देखना है रिव्यू प्रोसेस के दौरान और वो देखना है कि अगर मैंने ठप्पे के अगेंस्ट में खेला हुआ है, तो आपको एक छोटा-सा अनसुटेबिलिटी फॉर्म साइन कराना ज़रूरी होगा। अनसुटेबिलिटी का मतलब जैसे बहुत सारे लोग होंगे, जो ठीक हैं बेचारे मॉडरेट, लेकिन एक अपने पोते के लिए लगाना चाहते हैं और बड़ा 10-20 साल का छोड़ देना चाहते हैं। तो वो तो बेचारे इक्विटी लगाएँगे ना, क्या पाप है भई? तो वहाँ पे आपको अनसुटेबिलिटी का एक छोटा-सा लेटर साइन करा लेना है कि सर आपका ऑब्जेक्टिव रिस्की है, मगर आपका प्रोफाइल नहीं रिस्की है। तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसके अगेंस्ट में सर थोड़ा-सा मिसमैच आ रहा है, तो प्लीज़ आपका पर्सोना के हिसाब से ये फ़ोलियोज़ जो हैं डेविएट कर रहे हैं। तो सर क्या मेरे लिए छोटा-सा एक्नॉलेजमेंट दे दोगे इस पे? छोटा-सा साइन करा लिया, खत्म हो गया। पार्टी भी समझ गया कि हाँ, 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 सही कह रहे हो। मेरे पोते के लिए लगा रहा हूँ स्मॉल कैप में, मेरी एज 70 है, तो तुम्हारे ऊपर तो बात आ सकती है। ठीक है भाई, कर लो साइन। अब सोचो अगर आप ये साइन नहीं करते, तो क्या होता? साइन नहीं करते तो ऐसी चिट्ठी आती आपको। ये देखिए चिट्ठी तो ये लोकल में ब्रांच का दिखा रहा हूँ, सारे इंडिया में जाती हैं। ये एएमसी को बोला गया होगा सेबी द्वारा कि सेबी ने अपना कंपाइल किया 2022 से 23 का और चिट्ठी गिरा दिया कि डियर सर ये रिटायरमेंट फंड स्मॉल कैप क्रेडिट रिस्क इसमें आपका जो भी एक्सपोजर है और एज प्रोफाइल मैच नहीं कर रही, तो मुझे रैशनल बताओ। देखिए प्रोवाइड द रैशनल। अगर आपको ये चिट्ठी आ जाए तो आप क्या आंसर दोगे भाई साहब? आपको ये चिट्ठी आ जाए और आप आंसर दोगे नहीं सर, क्लाइंट आया था जो बोला मैंने लगवा दिया। हमने नहीं बोला था, वही साला लालच कर रहा था स्मॉल कैप स्मॉल कैप। चलो भाई आपका ये आंसर चला गया। अगर आपका आंसर चला गया तो एक छोटा-सा कॉल मारना है सेबी को और क्लाइंट से पूछना है कि क्या सर आप स्मॉल कैप में अपनी मर्ज़ी से लगाए थे? क्लाइंट क्या आंसर देगा? 99% क्लाइंट बोलेंगे ना, ना, मैं तो अविनेश जी को जानता था, मुझे पता ही नहीं, जो बोले वहाँ लगा दिया। तो आप तो झुठला जाओगे। और ज़रूर झुठला जाओगे। उस केस में तो हम फँस जाएँगे भाई साहब। पूरी ट्रेल रोक देंगे साले, होल्ड कर देंगे। तो अपने को क्या बोलना होगा कि चिट्ठी लगाना होगा इसके साथ और इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आप डालेंगे येस वी हैड गॉट दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कस्टमर एंड आई नो दैट दिस देयर इज़ अ डेविएशन बट आई हैव गॉट अ अनसुटेबिलिटी लेटर विथ मी। प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड लेटर फॉर योर रेफरेंस। जॉब ओवर, आपका काम खत्म। कभी कोई पूछेगा तो आप नहीं फंसोगे। सो दैट्स द वे यू नीड टू थिंक अबाउट। अच्छा, अब अगर ये तो आगे रेगुलेटर नहीं फंसाएगा। अब क्लाइंट की बात करते हैं। ये क्लाइंट अगर ये चीज देख लिया, आज के दिन में उसको जर्नी नहीं पता दोस्तों। क्लाइंट को ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबको मनाली जाना है, सबको मनाली का मजा लेना है, लेकिन भाई मनाली पहुंचने में जो उल्टियां होंगी रास्ते में, वहां तक पहुंचने के बाद ये जन्नत मिलेगा। तो 22% 10 साल का रिटर्न है स्मॉल कैप का, सबको मजा आ रहा है। 22% स्मॉल कैप सेक्टोरल फंड्स का रिटर्न है आईटी का, सबको मजा आ रहा है। बट इस मजे में जो सफर गुजरा है, ये सफर में वो टूटता है। तो उससे भी कह रही है कि सूटेबिलिटी करते समय आपका क्या क्वेश्चन होता है, आप कैसे करते हो। इसे कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। और ये एसओपी आपको अपने वेबसाइट पे छापनी होती है। कहाँ छापनी है? वेबसाइट पे और अपने ऑफिस में। तो जरा हम देखते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल ये वेबसाइट है और मुझे यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस का नीचे देखिए फुटर है। मैं इस ड्यू डिलिजेंस में अपनी एसओपी छापूंगा और सारी जनता को बताऊंगा कि भाई साहब देखिए मेरे यहाँ ये प्रोसेस है। रिस्क प्रोफाइल का, ऑब्जेक्टिव का पूरा लिखेंगे, एक एक लाइन छापेंगे और अपने एरो देके बताएंगे सर आपको आपका प्रोफाइल यहाँ दिखता है, सर आपको ऐसे चिट्ठी जाती है, सर अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते तो हम एज्यूम कर लेते हैं 10 दिन के अंदर, सर हम ऐसा करते, सर हम वैसा करते, सब बताओगे आप उसको एक एक लाइन एक्सप्लेन करोगे कि मैं किस बेसिस पे आपको एसेट देता हूं, मेरा आधार क्या है, मेरी सोच क्या है, लास्ट मैंने कब ये सोच बनाई थी। उसके बाद आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाओगे कि आप कैसे उसको देख सकते हैं, मैं कितने पीरियड में आपको रिव्यू करता हूँ, आपके गोल्स को मैं कैसे ट्रैक करता हूँ कि जो आपके सपने मैंने बनाए थे आज वो कहाँ हैं, कैसे चल रहे हैं।
मैं आपके लिए फंड चुनाव करता कैसे हूं, मेरा सिलेक्शन एसडी बीटा जो भी होता है ये कैसे होता है, रिस्क पे, पोर्टफोलियो पे, एनएवी पे, फीस पे, रिस्कोमीटर पे, और फाइनली साहब जब मैं आपको फंड देता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मैं बीटा देखता हूं, मैं एसडी देखता हूं, मैं शार्प देखता हूं, कितने शार्प वाले मैं एग्रेसिव को देता हूं, कितने शार्प और एसडी मैं उसको देता हूं, ये सब कॉम्बिनेशन लिखना होगा दोस्तों। इसे कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। चलिए ये तो था जो रेगुलेटर आपसे डिमांड कर रहा है, और वो कैसे डिमांड कर रहा है वो भी देख लेते हैं। रेगुलेटर आपसे ऐसे डिमांड कर रहा है कि वो जो आपसे डीडीक्यू का फॉर्म भेजा है, अगर उसमें आप 2.2 देखें, 2.2, तो देखिए क्या लिखता है। प्लीज पहले तो 2.1 का ये सी है आंसर भाई साहब, यहां क्लियर हो गया ना आप लोग को। एग्जीक्यूशन ओनली मत टिक मार दीजिएगा, आपका रिलेशनशिप एडवाइजरी है, सिंपल कॉन्फिडेंट नो प्रॉब्लम। कुछ लोग बोथ भी डाल देते हैं, भैया अगर बोथ डालोगे ना तो फिर दोनों प्रोसेस को अलग अलग तुम्हें बताना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन में जब एक ही आदमी एग्जीक्यूशन करता है तो कैसे आप उसको प्लान डायरेक्ट वाला देते हो, और अगर आप उसको, तो एग्जीक्यूशन ओनली का हाथ नहीं लगाने का अपने को, हम नहीं है एग्जीक्यूशन ओनली, हम फी बेस्ड काम नहीं करते हैं, हम एडवाइजरी बेस्ड काम करके कमीशन कमाते हैं, सिंपल। चलिए तो अब 2.2 ए में आ जाएं। भाई साहब प्लीज एक्सप्लेन योर प्रोसेस फॉर सिलेक्शन रिकमेंडिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम। तो ये पूरा को कैसे लिखोगे, एक पैराग्राफ में नहीं लिख पाओगे। और दूसरी बात, जब ऑडिटर आएगा ना, आप यहाँ जो भी लिखे होगे, जो भी लिखे होगे, वो बोलेगा जरा दो आदमी का सैंपल दिखाएंगे साहब, अच्छा सर मेरा करके दिखा देंगे मेरे लिए, जनरली ऐसे करेगा। और या फिर चुपचाप वो देखेगा। एक बात ध्यान रखिए, ऑडिटर आपको कुछ नहीं बोलेगा कि आप सही हैं गलत हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत मत करना, हेलो सर, सर मेरा ठीक है ना, प्रोग्राम मेरा ठीक है ना ये सब का कोई फायदा नहीं है। ऑडिटर का वो काम ही नहीं है, वो कोई बच्चा आएगा, कोई आर्टिकल आएगा, कोई सीए के यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो कोई म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट नहीं आ रहा आपके यहाँ, आप उससे बड़े एक्सपर्ट हो। तो वो केवल दो बातें देखने आ रहा है, वो देखने आएगा कि जो लिखा है उसका सबूत है कि नहीं, तो जो आपने बोला है उसका वो एविडेंस चेक करेगा, और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को लिख देगा सील्ड एनवेलप में, और आपसे साइन करा के लेके चला जाएगा। आपको जो भी जवाब आएगी वो म्यूचुअल फंड कंपनी से आएगी, जो कि एम्फी फटकार लगाएगी। एम्फी जब फटकार लगाएगी कि यार 2.2 ए तेरा ये एजेंट ने कैसे गधे वाला प्रोसेस कर रखा है, तुम जाओ उसकी प्रोसेस ठीक कराओ, तो वो एमसी दौड़ी आएगी आपके पास कि साहब एमपी से चिट्ठी आई है, आपने डीडीक्यू भरा था, आपका प्रोसेस तो बहुत ही बेकार कह रहे हैं वो, तो आप इसको ठीक करिए। ये दिन आ सकते हैं, ठीक है। आपका कोई एआरएन नहीं चला जाने वाला है, आपका कोई ट्रेल नहीं रुक जाने वाला है, आप पे कुछ गाज नहीं गिर जाने वाली है, अभी आपको रिकमेंडेड प्रोसेस बताई जाएगी। तो एक तो तरीका है कि आप डांट खाने का इंतजार करें और उसके बाद ठीक करें, और दूसरा तरीका है कि भाई आज से इंप्लीमेंट करें जो है तरीके। तो तरीका क्या होना चाहिए, अब हम उस पर चर्चा करते हैं ताकि आपको खुद लॉजिकली समझ आ जाए क्या होना चाहिए आपको। लोग कहते हैं, मैं जिससे भी बात करता हूं ना, वो कहता है मेरे यहाँ बहुत अच्छा प्रोसेस है यार अभिनेश, मैं क्लाइंट से ना बिल्कुल बातें करता हूं और उसकी रिस्क प्रोफाइल करता हूं, सब लिखता हूं। अब जब उससे बोल दो जरा दिखाना, जरा पिछले 2 साल पहले किसी का किया हो तो साला कागज ही नहीं मिलता। कागज क्यों नहीं मिलता वो बोलता है मैंने तो डायरी में नोट किया था। तो भाई ऐसे नहीं होएगा, देयर यू हैव टू हैव अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग योर रिस्क प्रोफाइल। अगर आपके पास प्रोसेस ही नहीं है तो वहां मारे जाओगे। सो दैट इज वेयर यू नीड पीपल लाइक मी और समवन आउटसोर्स, जो आपके प्रोसेस को इंप्लीमेंट करे। कहां लिखोगे ये, कब देखोगे ये, कैसे पता करोगे ये, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। चलो एनीवे, अगर मेरा क्लाइंट है जिसको मैंने बोला था कि सर आप हो मॉडरेट में, मान गया, या उसने थोड़े दिन बाद कहा यार मेरा प्रोफाइल बदल के तू एग्रेसिव कर दे, वेरी एग्रेसिव कर दे, जमाना अच्छा है, मेरे पास पैसे बहुत आ रहे हैं, मैं भी थोड़ा खेलता हूं, और उसको आपने कर दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब फटी साला, 20 दिन की लोअर सर्किट स्मॉल कैप जीरो। ऐसा कहानी में बोल रहा हूं तो डरने वाली कोई बात तो नहीं है, लेकिन फैक्ट है, ऐसा हो सकता है, और इस फैक्ट को आप सब जानते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या आपको लगता है वो ग्राहक क्या करेगा? सबसे पहले तो या तो सुसाइड करेगा, या स्ट्रेस में आके उसकी दिक्कत होगी, आपसे लड़ झगड़ेगा कि यार तूने ये नहीं बताया था अविनेश की जीरो हो सकता है। तो आप बोलोगे यार बताया तो सर, वेरी एग्रेसिव कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि आप एकदम एक्सट्रीम रिस्क ले रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता जीरो होगा कि 20 की 40।
तो बोलने का आपका क्या तरीका है और रिस्क एक्सप्लेन करने का क्या तरीका है, ये एसओपी कहलाता है। आप अगर ये कहते हो वेरी एग्रेसिव में 30% रिस्क है, बहुत लोग का ऐसा मैंने देखा लेटर, अभी एक किसी का देखा मैंने, उसने लिखा हुआ है और बना लिया बड़े आसानी से छुपाने के लिए कि सर कंजर्वेटिव में रिस्क 5%, इसमें रिस्क 20%, इसमें रिस्क 30%। हमने कहा अबे गधे तुम कैसे तय कर दोगे रिस्क कितना है भाई? वेरी एग्रेसिव एनी काइंड ऑफ रिस्क, एग्रेसिव प्रिंसिपल कुछ बच सकता है, मॉडरेट प्रिंसिपल आधा आधी बच सकता है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल 90% तक बच सकता है, ऐसे बोला जाता है। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपको प्रोसेस उसको कहते हैं, और ये छपा होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, और दूसरी एक्नॉलेज्ड होनी चाहिए। तो कस्टमर ने अगर आपसे वेरी एग्रेसिव में आज लगवा दिया, तो उसके बाद वो जब क्लेम ठोकेगा कि मेरा ये ऐसा हो गया, तो आपको क्या लगता है आपको पैसा भरना पड़ेगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा। अगर आप सबूत जज के सामने नहीं पेश कर पाए कि सर ये उसने मुझे रिस्क चेंज करने को कहा था, मैंने तो उसे कहा था कि तुम इस रिस्क में नहीं हो, आइदर दिस, आपके पास दूसरी सबूत होनी चाहिए कि सर मैं उसको हर 6 महीने पे जा जाके बताता था। तो ये देखिए यहां पूछ रहा है 2.2 बी, आप जब दे देते हो रिस्क तो क्या उसको रिव्यू करते हो? ऐसा तो नहीं साला वो अचानक आके बोल देगा सर ये तो 3 साल पहले बनाया था मेरे को वेरी एग्रेसिव में, मैंने इसे बताया था कि मेरा मॉडरेट में कर दो, मेरी नौकरी चली गई है या मेरी तनख्वाहें कम हो गई हैं या मेरा एज अब ज्यादा हो गया है, इसने तो सर मुझे यही कहा था कि नहीं नहीं अब मैं आपको मॉडरेट की तरह देख रहा हूं, फिर भी मेरा स्मॉल कैप नहीं हटाया ये। तो वहां फंस जाएंगे हम, यानी कि रिव्यू करते रहना अपने को। अच्छा मान लो रिव्यू भी कर दी, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ हाँ मैं रिव्यू करता हूँ, तो ऑडिटर पूछेगा रिव्यू करने के बाद क्या सबूत इकट्ठा करते हो कि रिव्यू हो गया, कहाँ लिखते हो, इज देयर एनी प्लेस, इज देयर एनीथिंग, और जो तुम लिखते हो क्या उस पे क्लाइंट मोहर लगाता है, यानी एक्नॉलेज करता है? तो भाई साहब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आ जाते हैं, वो पूछता है आपसे, ये देखिए 3.5, do you conduct customer satisfaction survey assessment? Please explain the process and share the feedback for the most recent assessment। आपको 4 सैंपल लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, तो यानी उसमें क्या लिखा जाएगा भाई साहब? तो देखिए एग्जांपल दिखाता हूं, तब जाके आपकी कहानी क्लोज होगी, तब जाके आपके ऊपर केस लगने की संभावना खत्म होगी, और वो जो होगा वो देखते हैं कि क्या होगा क्वेश्चनर। तो ऐसा होना चाहिए फीडबैक फॉर्म, पहले तो एआरएन आपका मेंशन होना चाहिए, पार्टी जो भी भरेगी उसको अपना पैन डालना है और आपको लिखना है हेलो, एज ए रेगुलर कंप्लायंस प्रोसेस वी कलेक्ट सर्विस फीडबैक, मैं आपको इस 6 माही का सर्विस फीडबैक भेज रहा हूं, हम्बली रिक्वेस्ट है कि भर दीजिए, अदरवाइज 10 दिन के अंदर मैं मान लूंगा कि आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? चलिए, ये फॉर्म आप 10 दिन के अंदर भर सकते हैं, और अदरवाइज मेरे वेबसाइट और जनरल क्वेरी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी फीडबैक कभी भी दे सकते हैं जिंदगी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको उससे इन बातों पे मुहर लगवाना है। पहला, आर यू अवेयर दैट वी आर कमीशन बेस्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, we get our commission from manufacturer? Yes, I know. No, I was not aware. Please send me more detail। भाई जिसने नो मार दिया वहां तो जाके आपको थोड़ा चालाकी से समझाना पड़ेगा भाई साहब, और इस पे यस करवाना पड़ेगा। अगर वो यस नहीं करता है, नो करके आपको दे देता है और आप धंधा उसके साथ कर रहे हो, और 10 साल बाद वो आपसे 10 साल पुराना हिसाब मांग देता है, जब उसे ये एहसास होता है कि मैंने तो 100 करोड़ इसके साथ लगा दिया यार, मैंने तो 1 करोड़ रुपए साल का खा रहा है ये मेरा, तो 14 करोड़ रुपया का हिसाब ठोक देगा वो। और लुधियाना में हो चुका है ऐसे, और भी केसेस सेबी के पास आ चुके हैं, जिसमें क्लाइंट ने जब अपने आप को डायरेक्ट स्विच किया तो पुराना हिसाब मांग दिया डिस्ट्रीब्यूटर से, और कहता है तुमने इतना खाया साला, हमें बताया क्यों नहीं, और अगर बताया होता तो मैं तुम्हें 10 साल पहले ही हटा देता। तो ऐसे डिस्प्यूट होने में दोस्तों 2 मिनट लगता है, और अगर ये केस लुधियाना का फेमस हो गया कि भैया उस आदमी को कंपनसेशन दिलाया सेबी ने क्लॉबैक करा के, तो भाई साहब सारे क्लाइंटों में फैल जाएगा, जब अखबार में फैल जाएगा, टीवी में आ जाएगा, गूगल में मिलने लगेगा, तो आपका क्लाइंट भी बिदक सकता है प्रोबेबली। लेकिन अगर आपने ये काम कर लिया होता, वही जो एजेंट जो बेचारा 10 साल की भरपाई कर रहा है पुरानी, वो अगर ये यस आई नो टिक करा लिया होता तो हम बच जाते।
आपके ऊपर कोई लांछन नहीं आती। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको आज समझ आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे है, वी डोंट चार्ज एनी डायरेक्ट फीस। हम कोई पैसा नहीं लेते। क्या मेरे ऑफिस से किसी ने आपसे पैसा लिया है कभी? नहीं, हाँ, या फिर वी एज एमएफडी रेगुलर प्लान ही देते हैं, क्योंकि हम एग्जीक्यूशन ओनली नहीं है, इसीलिए हमारा 0.5% से 0.75% ज्यादा होता है, क्योंकि हम एडवाइजरी रोल में सर आपको हैंड होल्डिंग देते हैं, हम इन्वेस्टमेंट मोटिवेशन देते हैं, हम इनहेरिटेंस सपोर्ट देते हैं, हम बुक कीपिंग देते हैं, हम टैक्सेशन हेल्प देते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स। आपको क्या लगता है, आप सेटिस्फाइड है मेरे इन सर्विसेज से? 5 स्टार, 4 स्टार, ठीक है, उसने 2 और 1 दे दिया तो पूछना पड़ेगा, सर क्या हो गया, सर काहे सेटिस्फाइड नहीं है, बताइए ना, इसमें से क्या मैंने नहीं किया? तो एकदम रियल फैक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन। चौथा, क्या आप हमने आपको सर रिस्क कैटेगरी में बांट रखा है, और आप जानते हैं आपका रिस्क कैटेगरी क्या है? हाँ जानता हूं। नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे बताइए प्लीज। तो ये भी आपके लिए खतरा है, नहीं लिख दिया तो। डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन रीचिंग आवर ऑफिस? आप रेट करेंगे हमारे रिस्पॉन्स टाइम को। ये हो गया। फाइनली ये फीडबैक फॉर्म बना दोस्तों। गूगल में आप गूगल फॉर्म बना लीजिए, आप कुछ भी बना लीजिए, आप अपने जोहो से भेजिए, आप मेल चिम से भेजिए, जो भी भेजिए, इतना ध्यान रखिए कि रेड रिसिप्ट होना जरूरी है। रेड रिसिप्ट अगर नहीं है, वो कहेगा मुझे मिला ही नहीं, मैं क्या 10 दिन में जवाब देता। तो रेड रिसिप्ट आपके नॉर्मल ईमेल से नहीं मिलेगा। यू शुड हैव अ प्रोफेशनल सेटअप ऑफ ईमेल, चाहे वो प्रोफेशनल सीआरएम हो, चाहे वो प्रोफेशनल आपका मेलचिम जैसे टूल हो। अदरवाइज ये जीमेल से भेज दिया, आउटलुक से भेज दिया, आपको पता ही नहीं, उसमें डेट स्टैम्प कुछ आई नहीं, तो वो सबूत आपके लिए बेकार है। या फिर लेटर से भेजो, चिट्ठी से, और उसकी पीओडी रख लो। तो दीज आर द मेथड्स यू शुड अप्लाई। चलिए, तो यहां तक मैं समझता हूं कि हम लोग ओके हैं, और पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से आप समझ गए खतरा क्या है और कितना है। बहुत खतरा है। तो क्लाइंट से ये चारों चीजें आपसे, केवाईसी के बारे में खतरा, इन नॉमिनेशन में है, बच्चे मर गए, बीवी सॉरी पति मर गया, बीवी आई नॉमिनेशन लेने, आपने बोला अरे मैडम आपके नाम का तो था ही नहीं, नॉमिनी तो आपके बेटों के नाम था, अंकल तो आपका नाम ही नहीं डाले थे। वो ठोक देंगे केस साला कि 10 साल से हम ज्वाइंट एप्लीकेशन और ये सब कराता था, मेरे पैसे लगाता था, मैं, मेरे हस्बैंड ग्रुप हेड थे, मुझे कभी पूछा ही नहीं, इनहेरिटेंस का नॉमिनेशन मिस्टेक इसने किया है, ये मेरा था, मैं तो अब विधवा रह गई, वगैरह वगैरह है। मतलब यू कांट इमेजिन किस एक्सटेंट तक चीजें जाएंगी। वो सब चीज का एक जड़ है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेटर। तो यहाँ पे एक जवाब और मिला, क्या मैं सिर्फ ग्रुप हेड से लूंगा? नहीं भैया, सभी से लोगे, माइनर के ऊपर जो है। अगर मालिक बोलता है अरे मेरे बच्चों से मत लो यार, वो लोग यूएस में रहते हैं, वो वहां रहते हैं, तुम मेरा ले लो ना, हो गया ना। तो बोलना अंकल एक बार उनको मेल तो करा दीजिए, कल को वो खड़े हो गए तो मैं क्या कर लूंगा? ग्रुप हेड तो मैंने बनाया है ना, से भी थोड़ी जानता आपको कि आप ग्रुप हेड है। तो ये सब तरीके नहीं चलेंगे। यू हैव टू टेक एवरी फैमिली मेंबर्स जो एडल्ट है, क्योंकि कल को कौन खड़ा होगा आपको क्या पता। तो चलिए, ये था पहला इशू। और एमफी आपसे अपने ड्यू डिलिजेंस में जो चाहती है वो भी आपको समझ आ गया। सवाल आपने देख ही लिया कि किस तरह के सवाल डाले गए हैं। नाउ इस सवाल का एक और छोर है, लास्ट। वो छोर है कि आप स्कीम कैसे सेलेक्ट करते हैं, आपका सिलेक्शन मेथड क्या है। तो सिलेक्शन मेथड पे बहुत सारा सवाल उठता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अविनेश जी मेरा सिलेक्शन मेथड तो मैं इंट्यूशन से पकड़ लेता हूँ कि अच्छा है। कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा तो ऐसा है, मैं फलाना सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। कोई बोलता है मैं ये यूज करता हूँ। कोई बात नहीं, आप जो यूज करते हैं वो करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप अपने उस पूरे सॉल्यूशन को जरा सही से एक्सप्लेन करना होगा। तो लोग नहीं लिख पाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इस पे आपको सीखना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आपका कोई प्रोसेस डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रहा है तो आपको फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। यू शुड बी एबल टू राइट इट, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, आपके ग्राहक को भी पता होना चाहिए कि आप कैसे चुनते हैं। तो वो कैसे चुनने के अंदाज को हम रेशियोज कहते हैं।
और उन रेशियोज की नॉलेज आपको भी और अपने पार्टी को भी ब्रॉडली देना पड़ेगा कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा एक क्राइटेरिया है, अगर आपको बहुत पैसा चाहिए, हाई रिस्क हाई रिवार्ड, मैं पहले लिस्ट में सॉर्ट करता हूं, सबसे हाई एसडी वालों को पहले 20 अलग करता हूं, फिर मैं देखता हूं इस हाई एसडी वाले में से शार्प किसका अच्छा है, सर उसमें से मैं 10 में पहुंचता हूं, फिर इन 10 में से मैं आपको देखता हूं कि किन कंपनियों का एयूएम डिसेंटली ग्रो कर रहा है, मैं ग्रोइंग ट्रेंड लाइन में लेता हूं। वो जो आपको बोलना है आप बोलेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मेरा कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, बट वट एवर इज द प्रोसेस यू हैव टू एक्सप्लेन इट, तभी तो कोई अभिनेश कुमार और विवेक कुमार में अंतर कर पाएगा। अरे अभिनेश तेरा सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा है, मैं तेरे से काम करूंगा। विवेक जी आपका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा ढीला लग रहा है मेरे को, मुझे फेथ नहीं हो रहा, मैं आपके साथ नहीं करूंगा। समझ रहे हो आप? तो कस्टमर को चॉइस मिलनी चाहिए, कस्टमर को पता भी होना चाहिए, और यही पता करने के लिए सरकार आपसे कह रही है कि भाई बनाओ तो कुछ एसओपी, छापो तो कहीं वेबसाइट पे, रखो अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में और कस्टमर्स को बताओ। तो ये समझ लीजिए आपका बाइबल बनने वाला है। फिर इसी बाइबल को आपके बच्चे फॉलो करेंगे, कल को आपका बिजनेस अच्छा निकलेगा तो आपके बच्चे आएंगे तो नया मेथड थोड़ी लगा देंगे क्लाइंट का, जो मेथड आप फॉलो करते आए उसको वो इनहेरिट कर लेंगे। तो ये एक इतनी बड़ी एसओपी बनती है 2.2 ए, ये आपके पूरे डीडीक्यू का जड़ है, न्यूक्लियस है। इसी एसओपी को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 2.3, इन केस वेयर योर कस्टमर रिलेशनशिप आर कैटेगराइज्ड एज एडवाइजरी, जो कि आपका केस होगा, हाउ डू यू एक्सेस द सुटेबिलिटी ऑफ स्कीम, कैसे कर लेते हो, आपको कैसे पता लग जाता है कि ये स्कीम इसको देंगे? तो भाई साहब ये दोनों का मैच होना चाहिए। आपका जो रिस्क प्रोफाइल का यहां एक्सप्लेनेशन होगा वही तय करेगा कि फंड सिलेक्शन का क्या एक्सप्लेनेशन है। और फिर पूछता है कि डू, आपके आंसर्स क्या होंगे? मैं रिकमेंड करता ही नहीं एमएफ बियॉन्ड अपर लिमिट ऑफ रिस्क। दूसरा होगा मैं कस्टमर को उसकी रिस्क के बारे में बता देता हूं और जरूरत पड़ी तो अनसुटेबिलिटी लेटर ले लेता हूं। ठीक है, तो सेकंड वाला सही है। थर्ड वाला, मैं कस्टमर को सॉल्यूशन देता हूं दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से जाके मिल लो तो ये तो होगा नहीं। मैं एप्लीकेबल मेरे में नहीं है क्योंकि मैं एग्जीक्यूशन में हूं, तो ये भी आप पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आपका तो आंसर सेकंड होना चाहिए या फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, तब तो आप भगवान के दूध के धुले हो कि कोई आपके यहाँ आएगा, दोगे ही नहीं, नहीं दूंगा, रिस्क प्रोफाइल आपका मैच नहीं करता, चलिए जाइए, मैं नहीं दूंगा। ऐसा हम लोग कौन करेंगे, धंधा छोड़ देंगे क्या? तो हम लोग तो धंधा लेंगे, धंधा लेके क्या करेंगे, उसके कस्टमर से लिखवा लेंगे कंफर्मेशन की भाई साहब तेरा रिस्क से मैच नहीं कर रहा, बस सिंपल। चलिए, दूसरा बोलता है कि अगर आप दोनों करते हो, एडवाइजरी एग्जीक्यूटिव दोनों, तो एक्सप्लेन करो प्रोसेस। तो खैर इस झंझट में आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो इसको भूल जाओ। कस्टमर का लॉग कैसे मेंटेन करते हो, जो बातें होती हैं ये होती हैं, सॉरी ये आप में भी नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि ये एग्जीक्यूटर को देना पड़ता है। 2.4, अगर आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन ओनली है तो कैसे आप फोन रिकॉर्डिंग रखते हो, कैसे आप ऑर्डर जो उसने दिया है कहां लिखते हो, तो ये सब आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है तो इसको भूल जाइए। नाउ बी, इफ यू हैव रीजन टू बिलीव कि ट्रांजेक्शन सुटेबल नहीं है तो क्या करते हो? तो ये सब चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। आप फीस लेते हो कि नहीं, ड्यू डिलिजेंट, चलिए। तो यहां तक कहानी हमारी क्लियर हो गई और आपको समझ आ गया, इतना ही जरूरी है समझना। और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप आपको मैंने दिखाया फंड सिलेक्शन। फंड सिलेक्शन के लिए आपका जो भी स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट लगाना होगा आपको। अगर आप बोलते हो मैं तुक्के से करता हूं तो ये तो नहीं चलेगा भाई साहब। आपका स्क्रीनर अगर कोई स्टैंडर्ड कंपनी है तो उसके आपको सारे रिसर्च करने के तरीके बताने होंगे। अगर आप इकरा यूज करते हो, एंजन यूज करते हो, वैल्यू रिसर्च यूज करते हो, मॉर्निंग स्टार यूज करते हो, तो आपको एक बोल सकता है ऑडिटर, मुझे एक बार करके दिखाएंगे सर, मेरे लिए एक फंड चुन देंगे जरा मेरे इसमें। और आप वो उसके सामने अगर आपने अप्लाई किया और उसने कहा कि अपने रिपोर्ट्स में आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड सर, इसका तरीका ठीक नहीं लगा मुझे, तो वो आपको बताएगा नहीं, वो तो सील्ड एनवेलप में डाल के भेज देगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं करता हूँ, मान लो मुझे एक इमीडिएटली कोई किसी ने कहा कि अभिनेश जी मुझे बहुत हाई रिस्क मोटा पैसा बनाना है, मोटा। तो हम कहे मोटा पैसा बनाना है, अच्छा। और रस्ते वस्ते भूल जाओ अभिनेश जी, मैं कुछ भी रिस्क लेने को तैयार हूँ, आप मत डरो, मत डरो मत, आप बताओ मुझे। तो हम बोलेंगे देख भाई, पहले तो मैं तेरे को कैटेगरी रिटर्न दिखाऊंगा। तो पहला प्रेजेंटेशन मेरा यहां से शुरू होगा। हम कहेंगे देखो भाई 10 साल पिछले इतिहासिक में 22% देने वाला तो स्मॉल कैप है भाई। तो अगर तेरे को मनाली का मजा लेना है तो स्मॉल कैप के रास्ते जाना होगा। लेकिन लेकिन इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविजन, वोलेटिलिटी, बीटा और सफर सबसे बदतर होगी।
रिटर्न बहुत अच्छी, क्योंकि रिटर्न में नहीं दिखता रिस्क, रिस्क अलग से देखना पड़ता है भाई। तो बोलेगा मेरे को तो रिटर्न से मतलब है अविनाश जी, रिस्क तो आप रखो घर में, मैं तो उसको सह लूँगा, आँख बंद कर लूँगा, आप हमको बस पहुँचाओ यहाँ। तो हम कहते हैं ठीक है भाई चलो, तो शुरू करते हैं। आपके लिए फिर चुनाव शुरू करेंगे भाई साहब, आप वेरी एग्रेसिव अप्रोच से आए हो, तो मैं टॉप 5 आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, मिड कैप, स्टे, ये बोलता है ठीक है तुम इन टॉप 5 में मेरा पैसा बाँटोगे, पहले तो मैं ये कट करता हूँ और जब ये चुन लेता हूँ तब मैं आऊँगा नीचे। यानी 5 थीम मैंने पकड़ी, 5 कैटेगरी पकड़ी, अब इन कैटेगरी में मैं चुनाव करने जा रहा हूँ। चुनाव करने के लिए मान लो मैं टेक्नोलॉजी में जा रहा हूँ, तो मुझे टेक्नोलॉजी में फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी का मैंने उसको पोर्टफोलियो दिखाया और मैंने कहा देख भाई, इसमें 20%, 20 साल में 17, 15 साल में 20, 7 साल में 22, तेरे को कहीं भी इसमें रिस्क दिख रहा है? बोला नहीं दिख रहा भैया, हमको तो खाली रिटर्न दिख रहा है। तो हमने कहा चलो अब इसकी रिस्क दिखा देता हूँ। रिस्क ये देख लो कि ये फंड जिस समय लॉन्च हुआ था, लोग अपने घर बार बेच के लगा दे रहे थे, घर बार बेच के, क्योंकि 10 रुपए का हो गया था एनएवी 103 रुपया। तो उस जमाने में तुम अगर रहे होते तो तुम भी अपना सब बेच के इसी में लगा देते, क्योंकि ये टेम्पटेशन रेजिस्ट करना बहुत ही कर पाते। आप ज़रूर यहाँ पे कहीं भाग जाते, निकल जाते। अगर आपने लोन लेके लगा दिया था इस यूफ़ोरिया में, तो मरते। आपने पीपीएफ तोड़ के लगा दिया था। लोग अपने 2 मकान में से 1 मकान बेच रहे थे। रिटायर्ड लोग अपना कॉर्पस को पोस्ट ऑफिस से निकाल के यहाँ लगा रहे थे कि बढ़ा लेंगे तब वापस आ जाएँगे। ऐसे लोगों की तादाद भर गई थी, जो आज स्मॉल कैप के साथ हो रहा है दोस्तों। आज ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक के साथ हो रहा है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के साथ हो रहा है, आईटी फंड्स के साथ तो चलो हुआ और अभी थोड़ा ठंडा है, बट उसमें भी हो रहा है। तो ये रिस्क जब दिखाते हैं तो कहते हैं अरे अभिनय ज्यादा भाषण मत दो, मैं एग्रीड हूं, इतना भी हो जाएगा ना, अरे इससे थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा, मुझे तो ये मिलेगा ना, ये मिलेगा ना। तो मैं कहता हूँ हाँ मिलेगा भाई, मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन ये रास्ता वाला बस तुम उस समय मेरे को मत चरस करना। तो जैसे ही वो कहता है तो हम लिखते हैं अच्छे, इस पे साइन कर दो, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम समझ गए हो, तुम फलाना हो। तो देख रहे हैं दर्द क्या है। तो यहाँ फंड सिलेक्शन का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब ये 10 चुनूंगा, रिस्क बता दूंगा, अब मैं उस रिस्क में चुनने जाऊंगा, चलो स्मॉल कैप चुनना है, तो मैं उसको सबसे पहले रिस्क से ही चुन रहा हूं, क्योंकि उसको रिटर्न तो पता ही आना है और मुझे भी पता है कि रिटर्न आ रहा है, तो मुझे रिस्क बताना है। रिस्क बताने में मैं उसको यहाँ से फिल्टर मारूंगा और स्टैंडर्ड डिविएशन चुनते हुए कहूंगा भाई सबसे ज्यादा पैसा बनाना है तो मुझे स्मॉल कैप में बैठना पड़ेगा क्वांट के, क्योंकि सबसे ज्यादा झटकेदार रास्ता इसी का है। तो मंजिल तो वहीं ज्यादा मिलेगी जहां झटका ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कि भाई देखो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो है, पहले तुम्हारा उल्टा अप्रोच है, तुम्हें तो रिस्की प्रोडक्ट से ही पैसा बनाना है, तो मैं यहाँ पे 5 छांट लेता हूँ। तो मेरी लिस्ट में आ जाता है क्वांट, स्मॉल कैप, इंडेक्स को छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग इंडेक्स नहीं बेचते हैं। तो मैं निकालता क्वांट, मैं निकालता बंधन, मैं निकालता आईटीआई, मैं निकालता डीएसपी, मैं निकालता एचडीएफसी, उसके सामने 5 या 10 लिस्ट निकाल देता। उसके बाद मैं कहता मेरी बिकॉज ऑफ एयूएम अप्रोच, कंपनी के मैनेजमेंट स्टाइल, और उसमें आप इसमें से कोई छांट देते, कोई भी नाम, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, बट आपको लगता है कि नहीं ये वाला फंड मैं नहीं दूंगा, तो आप उसको रीजनिंग बोल के फिल्टर करके बाहर कर देंगे। लेकिन अब इस 10 में से, उन 10 में से किसकी शार्प सबसे बेटर है, यानी कौन अपने इतने रिस्क के बावजूद रिवार्ड दे पा रहा है, उसको कहते हैं शार्प। और सोटिनो, जो इस डेविएशन का नेगेटिव पार्ट खाली हो जाए, मान लो दुख के चांस थे और दुखी हो जाए, तो सोटिनो कितना आ रहा है। तो Sortino is the best ratio, Sharp is the best ratio, standard deviation is best ratio. Obviously इन्हीं में बीटा एक प्लस आएगा, बाकी में बीटा 0.8 आएगा। अब मान लो मैं आपके आया हूं, आप मुझे 0.85 0.60 बीटा का फंड दे दोगे और मैं पैसा बनाना चाहता हूं, मैं बोलूंगा कहां फंसा रहे हो यार, तुम मुझे बीटा प्ले ही नहीं दोगे, मैं तुम्हें दे रहा हूं पैसा खेलने को, और तुम हमको बोल रहे हो कसिनो की जगह जाके भैया वहां बैठ जाइए, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो जो डिस्कशन है उसके पूरे एसओपी इस तरह बनते हैं दोस्तों। तो चलिए अब इस पे ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस बात पे पहुंचते हैं फाइनली। आपके रिस्क को समझ गया, क्लाइंट से रिस्क है, कोड ऑफ कंडक्ट की रिस्क है,
स्टाफ से क्या रिस्क है, अपॉइंटमेंट, सैलरी लेटर्स, ये सब बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके कोई उल्टा-पुल्टा उसको लिखा हुआ है, कैश में पैसा दे देते हैं, ऐसे ही करते हैं, नॉन ईवाइन वाले को क्लाइंट डीलिंग में भेज देते हैं। फ़ोन जो उठा रही है या उठा रहा है वो ऊट-पटांग बातें बोल रहा है कि फंड अच्छी है सर, मैन्युफैक्चरिंग में लगाएँगे सर, आप टेलीकॉलर को लगा देते हो। हेलो सर, नया फंड आया है, थोड़ा लगाएँगे। वो रिकॉर्डिंग कर लिया, पता लगा नॉन ईवाइन चीज़ें नहीं करनी है। उसके लिए वो आपको क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो देखिए कैसे पूछते हैं, आपको यहाँ पे सवाल में पूछेंगे कि आपके अलावा कौन-कौन लोग सेल्स में इन्वॉल्व्ड हैं। अब आप लिख देंगे ऑब्वियसली एक यूआईन अगर आपके यहाँ है तो आप लिखेंगे मैं अकेला और फिर अगर ज़्यादा हैं तो आप वहाँ पे बोलेंगे कि उन सब का नाम दो। तो वो जो आपके देखिए 1.9 हाउ मेनी एम्प्लॉइज़, अब आपने एम्प्लॉयी का नाम दिया कि अभिनेश, विवेक ये और वहाँ कॉलिंग जा रहा है नीता, मीता, इशिता से, तो किसी ने अगर रिकॉर्ड कर लिया, पकड़ लिया तो आपके लिए केस बन गया भाई। तो इसलिए वो सब चीज़ नहीं करने का है। फाइनली डेटा, डेटा का ये प्रॉब्लम है कि भाई साहब आधार और पैन कार्ड ये दोनों डेडलीएस्ट कॉम्बिनेशन है अभी देश में। जिसके पास आपका आधार, पैन दोनों है, उसको सिर्फ़ इतना करना है कि ईमेल आईडी अपना डालना है और मोबाइल किसी तरह अपना डालना है। इन 2 चीज़ को डालते ही वो आराम से बैंक में खाता खोल लेगा, आपका पैसा ट्रांसफ़र कर लेगा, आपकी बैंक डिटेल्स चेंज करा लेगा। कांड जो हुआ उसने और खराब कर दी। तो एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ ताकि आप डरें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपना फ़ोल्डर प्राउडली दिखाते हैं कि सर देखिए, मैं एक-एक क्लाइंट का पैन और आधार रखता हूँ। भाई साहब गलती से भी ऑडिटर को मत बताना कि मैं रखता हूँ, अगर रखते हो तो, क्योंकि ये एटम बम है। आप कैसे रखते हो? क्या गारंटी है उस डेटा की जो आप रखते हो? एक आदमी के यहाँ एक प्यून नौकरी करता था और उसने देखा कि मिस्टर अग्रवाल का जो आधार पे एड्रेस है, वो एक्चुअली वहाँ रहते नहीं हैं, क्योंकि वही जाता था उनके यहाँ फॉर्म देने, लेने और थोड़े उसके पास डेटा भी कॉपी करके रखता था। तो जब उसको ये दिखा अरे! ऐसे तो बहुत क्लाइंट हैं जिनका आधार कहीं और का है लेकिन रहते यहाँ हैं। उसको ये समझ आ गया कि अगर कोई वेरिफ़िकेशन चिट्ठी यहाँ जाएगी, अंकल जी देखने वाले तो हैं नहीं। अब उसके पास एक ही मौका मिला उसको लास्ट ईयर जब ईमेल और मोबाइल अपडेशन का सेबी ने मुहिम छेड़ा, उसने मौका लगते ऐसे 3-4 बड़े क्लाइंटों में अपना ईमेल और मोबाइल फैमिली परिवार दिखा के, रिलेशन दिखा के, फ्रेंड दिखा के अपडेट करा लिया। अंकल को यही बोलना था, "अंकल जी एक ओटीपी गया होगा, वेरीफाई कर दीजिए।" अंकल जी ने कर दिया, क्योंकि वो रोज़ जाता था। उसके बाद उसने घपलेबाज़ी करके किसी बैंक मैनेजर से बैठ के जाके किसी कोऑपरेटिव बैंक में सांगली में खुलवा लिया। खुलवा के रिडम्पशन ठोका, 80 लाख रुपए रिडम्पशन गए, निकल लिया, भाग लिया। वो तो इस तरह की केस का जब साइबर क्राइम चेक हुआ, तो पूरा केस ट्रेस होता हुआ बैक उस आदमी के पास पहुँचा जो बंडल लिए बैठा था, कि भाई साहब ये तो यहाँ से आया था। सो व्हाट शुड यू डू? इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको वो पूछेगा, बीएमपी पूछेगी आपसे। अभी देखिए ड्यू डिलिजेंस में सवाल है कि आप अपना डेटा कैसे सेव करते हो? थर्ड पार्टी को तो नहीं देते हो और देते हो तो कैसे इंश्योर करते हो कि उसका कोई मिसयूज़ ना हो? क्योंकि अल्टीमेटली तुम डेटा के ओनर थे। तो भाई साहब इस डेटा को पहले तो फाड़ देना है। अगर आप कहते हो मैं नहीं फाड़ूँगा, मैं रखूँगा, तो भाई आप जानिए। लेकिन आपको कस्टमर को एक इंटीमेशन देना होता है। वो इंटीमेशन क्या होता है? जब भी आप किसी से डेटा लाओ तो यहाँ पे क्रॉस स्टैम्प होना चाहिए, यहाँ पे, कॉर्नर पे, जिससे कि कोई डेटा छुप ना जाए और उस पे लिखा हो फॉर केवाईसी यूज़ ओनली। तो और ये जो स्टैम्प है आप बना के रखिए, केवाईसी यूज़ या फॉर पर्पस यूज़ या हाथ से लिख दीजिए। और ये जब कटिंग करके कोई क्रॉप करके बनाएगा भी ना इस आधार को तो नकली आ जाएगा, वो फँस जाएगा, वो नहीं बच फ मतलब जो भी आधार वैलिडेटर है उनको पता लग जाता है कि ये क्रॉप्ड है। तो इसीलिए आप कॉर्नर खाली खराब कर दो उसका, तो वो मिसयूज़ नहीं हो सकता। या फिर आपके पास रखा है तो सब फाड़ दो। क्या लगता है यार, एक फ़ोन करोगे ओटीपी भी दे देगा क्लाइंट मंगा के, एम आधार, पैन, आपको कर कौन-सा उसके साथ दूसरा वो करना है धंधा। हाँ, रिकॉर्ड जो आपके सिस्टम में डेटाबेस में है, वो ठीक है, वो तो आपको रखना ही है। लेकिन उसका भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनियाज़ आज बाज़ार में हैं, जो कहती हैं, "मैं तुम्हारे को 200 क्लाइंट से ज़्यादा होगा, तो इतना चार्ज करूँगा। तेरा एयूएम इससे ज़्यादा होगा, तो इतना चार्ज करूँगा।" अरे! तुम कैसे चार्ज कर सकते हो? क्या तुम रोज़ मेरा एयूएम देखोगे क्या? रोज़ मेरे क्लाइंट को देखोगे क्या? भी कहती है, "आपने किसको डेटा दे दिया भाई साहब? अगर दे भी दिया, चलो वो लोग चोर नहीं हैं, लेकिन जिस तरह इसके यहाँ चपरासी चोर निकला, इनके यहाँ उनका कोई और चोर निकल जाएगा तो क्या करोगे?
तो आपको क्या करना है, उनसे चिट्ठी लेना है, उनसे लेटर लेना है, डिक्लेरेशन कि जो आप थर्ड पार्टी डेटा मुझे देते हो, मैं गारंटी लेता हूँ उसका कोई लीकेज, किसी भी जगह मिसयूज़ और किसी भी तरह थर्ड पार्टी यूज़ नहीं होगी। अगर होगी तो मैं ज़िम्मेवार हूँ, मैं पूरा इंडेमनिटी भरता हूँ, मैं सारा हर्जाना दूँगा। ऐसा लेटर वो अगर नहीं देते हैं तो भाई साहब यू आर ऑन अ बिग रिस्क। तो चलिए, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है, ये सब आपको देखना है कि किस तरह आप उस पे बिहेव करते हो और एक्ट करते हो। तो दैट वाज़ द एंड ऑफ थिंग। बहुत सारे और बातें होंगी, बट अब आप लोग के सवाल मैं लूँगा कि अगर आपको ये 7 आइटम पे डीडीक्यू है, लीड कम्युनिकेशन यानी आप कैसे एडवर्टाइज़ करते हो, कैसे बोलते हो, क्या लिखते हो, लीड कन्वर्जन यानी क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हो तो किस तरह के फॉर्म क्या भरवाते हो, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे लेते हो, रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे आप उसका रिस्क प्रोफाइलिंग रिकॉर्डेड रखते हैं, कभी भी देख सकते हैं, कभी भी दिखा सकते हैं और उसकी रिव्यू कैसे करते हैं, गोल कैसे बनाते हैं और कहाँ कैप्चर करते हैं। क्या आप उसके साथ गोल शीट शेयर करते हैं, खाली बना के रख देते हैं कि सर आपको करोड़पति बनना है। भाई कितना रिव्यू पीरियड है, वो कल को बोलेगा भैया मुझे तो इसने गाजर लटका दिया था 1 करोड़ बनाने का, कभी जिंदगी में पूछने नहीं आया। तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या है गोल शीट को मैनेज करने का कि सर हम लोगों ने प्लान किया था कि यहाँ पहुंचेंगे, सर अभी हम लोग यहाँ हैं, तो ये जो गैप है सर थोड़ा सा इसमें पैसा डाल दीजिए तो जल्दी हम यहाँ कैचअप कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये डिस्कशन नोटेड होना चाहिए। एसेट एलोकेशन आप कैसे करते हो, किस आधार पे करते हो, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन कैसे करते हो, और फाइनली उसका रिव्यू का प्रोसेस क्या है, रिव्यू में क्या पूछते हो, उसका सैंपल और उसका प्रोसेस, ये बना के आपका खत्म होता है कहानी। और हमारी ये जो रीच करने के लिए, मुझसे सवाल पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप है, आप इसको नोट कर लें 639 या स्क्रीनशॉट ले लें 6393518766। इमरान अहमद हमारे यहाँ हेड ऑफ सेल्स हैं, सारे व्हाट्सएप वो देखते हैं, मेरे तक भी पहुंचता है, हम इस पे जवाब दे देते हैं। हमारा ईमेल है admin@armfintech, आप कभी भी इस पे करके जवाब मांग लीजिए। और जो आईवीआर नंबर है इस पे आप मिस्ड कॉल छोड़ दो तो कोई ना कोई आपको कॉल बैक कर लेगा, मे बी 1 घंटे 2 घंटे जो भी उसको टाइम मिलेगा कर लेगा। तो ये आपका मुझ तक पहुंचने का और हमारे सिस्टम तक सवाल पूछने का जरिया है। और प्रोसेसेस मैंने